दोस्तों डीटीआई न्यूज़ में आपका स्वागत है। उल्लासनगर शहर में 90, 95 और 2000 के दशक में अगर कोई सोशल जो प्रोग्राम्स हैं उनसे अगर कोई जुड़ा हुआ है तो वो आज के हमारे गेस्ट के बारे में ज़रूर जानकारी रखता होगा। प्रसिद्ध होस्ट, एक उम्दा सोशल एक्टिविस्ट, मशहूर एंकर, उसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एक बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर श्री अनुराग आचार्य जी आज डीटीआई न्यूज़ में हमारे स्टूडियो में हमने उनको इनवाइट किया है क्योंकि उल्लासनगर शहर से वे तकरीबन 30 सालों से जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, सबसे पहले तो हाथ जोड़ के आपका अभिवादन कि आपने आज हमें जो है मौका दिया है। जो दुनिया के इंटरव्यूज़ लेता है आज हम उनके इंटरव्यू ले रहे हैं सर, तो बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद आपका अनुराग जी। नमस्ते चंदन भाई, मैं बड़ा अभिभूत महसूस कर रहा हूँ कि आपके साथ बैठा हूँ और आपकी वजह से आज उल्लासनगर के लाखों लोगों से बातचीत करने का मौका मिल रहा है। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग जी। अनुराग जी, उल्लासनगर के विभिन्न जो चैनल्स हैं जी, न्यूज़ चैनल हो गए या प्रोग्राम के चैनल्स हो गए, उनके साथ बड़े पुराने अरसे से आप जुड़े हुए थे। पॉलिटिकल पार्टियों के आपने जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं जी, उसमें एक अहम भूमिका अदा की थी। कईयों की सरकारें आपके सामने बनी, कईयों की सरकारें आपने गिराई भी हैं सर, तो इसमें मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं होगा। सर, चुनावी लामबंदी के लिए एक अगवान के तौर पे आपने हमेशा काम किया है। तो सर मुझे ये बताइए कि उस समय के दौर की जो पॉलिटिक्स थी और आज के दौर की जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि आप भले ही रहते 1987 से डोंबिवली में ही हैं, पर 2095 और 2000 का जो एक समय था, तब से आप उल्लासनगर से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, तो आपने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया उल्लासनगर को। सर, तब का और आज का चुनाव का परिदृश्य और यहाँ की पॉलिटिक्स का परिदृश्य, आप कृपया उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए सर। जिंदगी के कुरुक्षेत्र का अर्जुन रहा हूँ प्रभु के आशीर्वाद से, इसलिए जिस पक्ष में रहा हूँ तो जो मुझे सही पक्ष जिस वक्त जनता के हिसाब से लगा उनके लिए मैंने रास्ते पर उतर के काम किया है, लामबंदी की है आपके शब्दों में। और हाँ, वास्तव में सरकारें मेरे एफर्ट्स से बनी भी हैं और गिरी भी हैं, लेकिन मैं उनको सरकार के दृष्टिकोण से नहीं देखता, मैं जनता के दृष्टिकोण से देखता हूँ कि जनता के जो हित में था वो बना है और जो जनता के हित में नहीं था उसे कुछ अवधि के लिए नहीं चुना गया। बिल्कुल। और पुराने और नए पॉलिटिशियंस में मैं बात करूं तो उससे भी पहले जब मैं उल्लासनगर आया तो उल्लासनगर की खुशबू अलग है, उल्लासनगर की मिट्टी अलग है। धरती माँ की भी बहुत सारी संतान है, उसमें सबसे प्रिय भाग मैं समझता हूँ कि उल्लासनगर शहर ही होगा, जहाँ पे इतनी खूबसूरती है। आपके संस्कार में ले लो, आपके कल्चर में ले लो, यहाँ कोई भूखा नहीं रहता कभी। हम तो कल्याण से पैदल आते थे उस ज़माने में, जब ऑटो नहीं मिला करते थे तो कल्याण से पैदल आ जाते थे, लेकिन उल्लासनगर में आके हमको 56 भोग मिल जाते थे, लोग छाती से लगा लेते थे। इतना प्यार, इतना कि अरे साईं आओ, मैं अभिभूत हो जाता था कि अरे कैसा कल्चर है ये, मतलब एकदम छाती से लगा लेता है। तो उन्होंने मुझे छाती से लगाया तो उन्हें वही मैंने दिया जो उन्होंने मुझे दिया। अमृत, उन्होंने मुझे अमृत बांटा है तो उनको मुझे जो यहाँ के लोग हैं उनके प्रति वो अमृत का भाव महसूस होता है। जैसी वही जाति भावना, जिसकी जैसी भावना है जो उन्होंने मुझे दिया है वो उनको प्राप्त होता है। मेरी तरफ से लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास है। आज कुछ भी कहता हूँ तो लोग विश्वास रखते हैं कि अरे ये बात अनुराग जी कह रहे हैं जी। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, वो लोग तुरंत उसको फॉलो करते हैं। और मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि लोगों की भावनाओं के साथ कभी खिलवाड़ ना हो, लोगों के साथ जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ डेफिनेटली हो। और नए और पुराने पॉलिटिशियंस की बात करूं तो पुराने जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अंदर वैल्यूज़ है, बहुत उनके अंदर वैल्यूज़ है। उनकी लड़ाइयाँ शहर लेवल पे रही हैं, व्यक्तिगत लेवल पे इतनी नहीं रही हैं। शहर के डेवलपमेंट के लिए डेफिनेटली पुराने पॉलिटिशियंस सोचते रहे। सिद्धांतों की लड़ाई ज़्यादा, सिद्धांतों की बहुत खतरनाक लड़ाई होती थी और वो कद की लड़ाई होती थी कि अपने कद को कितना बड़ा किया जाए, कि हम ज़्यादा काम अच्छा कैसे करें। तो सर ये मेंटलिटी पॉलिटिकल परिदृश्य के हिसाब से आई है या सही में आज यही कल्चर हो गया पॉलिटिक्स का?
अब ये ऐसी बात हो गई है कि पुराने और नए पॉलिटिशियंस ऐसे हो गए हैं जैसे रामानंद सागर जी की रामायण और ये आदि पुरुष। अरे सर, क्या कंपैरिजन कर दिया, मतलब। तो वो कैसा है, आधा अधूरा ज्ञान है ना, जो आधा अधूरा ज्ञान और या वैल्यूज़ को छोड़ के सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे ध्यान रखना, बिल्कुल। तो वो राजनीति कोई वसूली की जगह नहीं है। राजनीति एक सेवा का क्षेत्र है। उससे लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बदली जा सकती हैं। उससे पूरे शहर को, मैं देश की तो बात बाद में करूंगा, फिलहाल तो शहर की बात कर रहा हूँ, तो शहर को नई दिशा दी जा सकती है। लोगों के भविष्य को बच्चों के आज के बनाया जा सकता है। इतना कुछ किया जा सकता है कि आने वाली पीढ़ियां, बोलते हैं ना कि राजनीति में एक स्लोगन है कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाना डिमकाना तेरा नाम रहेगा। तो अगर अच्छा काम कर दिया तो सच में जब तक सूरज और चांद रहेगा उस व्यक्तित्व की लोग पूजा करेंगे, मूर्तियां लगाएंगे। तो सर ये मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जो नए लोग हैं या जो अभी वेल सेटल्ड पॉलिटिशियन है वो सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स ज़्यादा खेलते हैं। कैसे हो गया है कि एक मैं होता है चंदन जी, एक होता है हम जी। तो कभी भी जब आप राजनीति में जाते हैं तो आपका हम होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं से हम का सफ़र अगर आप पूरा कर लेते हैं तो फिर वो जब आप अपने में और जनता में कोई भेद नहीं महसूस करते, तब उनके पैरों का दर्द आपको महसूस होता है, तब उनको दवाइयाँ उनके पास नहीं है वो महसूस होता है, वो भूखे हैं वो आपको महसूस होता है, उनको मेडिकल की ज़रूरत है वो आपको महसूस होता है। वो किस भाव से आपके पास आया आप उनकी आंख देख के पढ़ सकते हैं। वो प्रेम, वो चीज़ें, वो वैल्यूज़, वो एथिक्स, वो सब होना बहुत व्यक्ति के अंदर ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं करके हम सिर्फ जो राजनीति की तिकड़मबाजी में कि हमारा पत्ता ऊपर उसका पत्ता नीचे, और पूरा जो फोकस है पब्लिक साइड में रह के, जो वो पब्लिक का सिर्फ नाम लेके अगर इस प्रकार की चीज़ें जो बोलते हैं ना कि पावर को अपने हाथ में लेना, सेल्फ सेंटर्ड करना, तो पावर बहुत खतरनाक चीज़ होती है। अगर वो अपने इंडिया के हाथ में है तो वो परमाणु बम का भी शांति के लिए उपयोग होता है, और वही परमाणु बम पाकिस्तान के हाथ में चला जाता है तो बहुत विध्वंसक उसका प्रयोग होता है। लोग डरते हैं कि उनके हाथ में परमाणु ना हो, दुनिया पे असर हो सकता है, जिसका दुनिया पे असर हो सकता है। तो परमाणु बम खतरनाक नहीं है, परमाणु बम किसके हाथ में है और वो क्या उपयोग करता है उसका, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी इस बात से आपका एक मैसेज तो स्पष्ट है कि वोटरों को जो सत्ता देनी है वो सही लोगों के हाथ ही देनी है, दुरुपयोग करने वालों के हाथ में नहीं देनी है। जी, पैसों का चलन बहुत चला है। इलेक्शंस में मुझे इतना गहरा दुख होता है छुप छुपा के जब पैसे बांटे जाते हैं, और पब्लिक भी लेने पहुंचती है। हम राजनेताओं पे ही उंगली नहीं उठा सकते हैं, वो पब्लिक भी बराबर की। मैं सबको तो नहीं कहूँगा कि सब पैसा लेने पहुंचते हैं, मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका पैसा लेने पहुंचता है। बहुत मामूली पैसों के लिए वो वोटिंग करके आते हैं। अच्छा, वो ऐसा हो जाता है कि कई बार इलेक्शंस में मैं देखता हूँ कि वो इस पक्ष के लिए भी वोटिंग कर रहे हैं, उस पक्ष के लिए भी वोटिंग कर रहे हैं। बोले फलाने ने, ए ने भी आपको पैसे दे रहे हैं, बी भी पैसे दे रहे हैं। अच्छा, जहाँ निकले बोले हो गई वोटिंग, हाँ बोले कौन बोले आपके लिए, मतलब जहाँ से मिल रहा है बटोर लो, जहाँ से मिल रहा है बटोर लो। जब आप वो बटोरने की प्रवृत्ति आपके भीतर आ जाती है तो फिर आप डेवलपमेंट के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते ना, फिर आप चंदन तिलोकानी नहीं बन सकेंगे। तो ये तो चीज़ ऐसे हो गई ना कि जैसा राजा है आपका वैसी प्रजा हो गई। अगर राजा जो है भ्रष्ट है तो प्रजा भी भ्रष्ट ही होनी है। राजा और प्रजा के भ्रष्ट होने की भी मैं बात नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ना आके अपने बच्चों के भविष्य को देखा जाए। लोग जो कमिटेड हों, जिनमें आपको संभावनाएं दिखें, जो दिखे उसमें ये भी नहीं कि ये बहुत नया है या ये पुराना है इसलिए मौका दिया जाए, उसकी क्षमता देख के मौका जज्बा होना चाहिए, उसमें शहर के लिए जज्बा क्षमता होनी चाहिए। आप अपने घर में अगर कोई खाना बचता है तो आप कभी भी वो खाना उनको गरीबों को जाके नहीं दोगे जहाँ ऑलरेडी खाना रखा है, आप वो खाना उनको दोगे जो वास्तव में भूखे होंगे। तो उन कैंडिडेट्स के प्रति उनकी क्षमता होनी चाहिए देखने की कि हाँ बस इनमें ऐसी पैनी नज़र जिसे बुलजाय कहा जाएगा वो होनी बिल्कुल बिल्कुल। हम एक अपने घर में कलर भी लगाते हैं तो उसमें 50 शेड सिलेक्ट करते हैं सर, वो थक जाता है कलर वाला, अरे बोले अब तो सिलेक्ट कर लो, अब तो सिलेक्ट कर लो। तो इधर पूरे शहर के अपने बच्चों के भविष्य की बात है, हमारे भी खुद जब तक जिंदगी चल रही है तो कैंडिडेट नहीं देखना चाहिए। सही बात है। और आगे कल्याण डोंबिवली का क्षेत्र आप भली भांति परिचित हैं। उल्लासनगर आपकी बहुत अरसे से कर्मभूमि रही है जी। इसी तरह से आप अंबरनाथ क्षेत्र में भी काम कर चुके हो, बदलापुर की भी आपको गूढ़ जानकारी है। सर ऐसे कुछ नाम मुझे गिनाइए कि ऐसे नेताओं के नाम गिनाइए, पुराने हो या नए हो, जिनमें आपको अद्भुत क्षमता दिखती है और वो इन क्षेत्रों का जो है वो परिदृश्य चेंज करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे कौन लोग हो सकते हैं सर?
जिनमें मुझे संभावनाएं नज़र आती हैं। बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया है, विरोध में भी काम किया है, लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसा रहा है, विरोध में भी काम किया तो जब उनके खिलाफ कैंपेनिंग करके आए, क्योंकि व्यक्तिगत विरोध में कभी नहीं रहता मैं शहर हित में या शहर विरोध के टॉपिक पे बात करता हूँ। जी। तो जब मैं आता था तो बहुत सारे विरोधी, अनुराग जी आप थक गए होंगे, चाय पी लीजिए। बिल्कुल। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता था कि मैं इसके खिलाफ कैंपेनिंग करके आ रहा हूँ और ये बंदा मुझे चाय और पानी ऑफर कर रहा है। मैं भगवान को धन्यवाद देता था कि धरती माता की कृपा है कि प्रभु को कोई बैर, क्योंकि मेरे अंदर किसी के लिए बैर नहीं, तो उनके अंदर भी कोई मेरे प्रति वही सकारात्मक भावनाएं रहती हैं। जहाँ लड़ाई थी वहाँ लड़ाई थी, व्यक्तिगत रूप से लड़ाई व्यक्तिगत थी। नहीं, शहर हितों पे आप मेरे किसी भी भाषण में देखेंगे कि कोई गाली गलौज नहीं मिलेगी आपको, किसी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं मिलेंगी। मैं शहर हित की मैंने बात की है कि भाई ये चीज़ें शहर हित में होना चाहिए, ये जो कर सकता है इनको आगे बढ़ाइए, जो नहीं कर सकता उनको घर में बिठाइए। सर आपका सरकाज़म और मजाक मैंने सिर्फ क्रिकेट की कमेंट्री में देखा है। तो आपने 5 नाम पूछे, तो 5 नाम तो उल्लासनगर में सब पक्ष विपक्ष में काम करने का मौका मिला है। माननीय आमदार कुमार एलानी जी जो प्रेजेंट आमदार हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी संभावनाएं मैंने देखी। अगर वो काम करने उतर जाएं तो उनके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। वो एक सॉफ्ट पर्सन है, अगर वो ठान लें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके अंदर अदम्य मैंने देखा है कि कार्य करने अच्छे व्यक्ति हैं पर अग्रेशन नहीं है। अच्छे व्यक्ति हैं, एग्रेशन मतलब आई डोंट नो, लेकिन डिसीजन लेने की क्षमता एक बोला जाएगा, डिसीजन लेने की वो एक सॉफ्ट व्यक्तित्व हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सॉफ्ट व्यक्तित्व हैं शहर के लिए, क्योंकि वो खुद यहाँ पे उनका जन्म हुआ है, यहाँ पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे उनका स्कूल रहा है। शहर के लिए डेफिनेटली उनके अंदर एक अच्छी चाहना है। तो कुमार एलानी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं। देखिए सूर्य भी जब होता है ना तो उसकी अलग अलग प्रहर में अलग अलग कलाएं होती है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, लोगों को मैं क्या सजेस्ट करूँगा, लेकिन सजेशन कोई भी दे सकता है। और कौन से नाम गिनाएंगे सर? तो एक कुमार एलानी जी हो गए जिनके अंदर संभावनाएं हैं, अगर वो उनको और विकसित करें तो शहर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। शहर के सिंधी कम्युनिटी में और अदर कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नेता माननीय पप्पू कालानी जी हैं, जो कि देश के साथ विदेशों में भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। उनके तो मैं कई बार कहीं दिल्ली में भी जाता हूँ, कहीं भी गया तो डीजे वीजे पब में तो जाता हूँ, उनके गाने बजते हैं। सर दिल्ली का एक मैं वीडियो क्लिप देखता हूँ। एक किस्सा बताऊंगा कि दिल्ली में जब मैं मेरी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया था, तब मुझसे सवाल पूछा गया था, भैया कौन से क्षेत्र से हो? तो मैंने बोला भैया उल्लासनगर। तो बोला अच्छा वो पप्पू कालानी जी जहाँ रहते हैं। तो सर ये प्रसिद्धि है उनकी, ये तो मैं मानता हूँ क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ जी। और ये लोग उस एरा के नेता हैं ना, पप्पू कालानी जी, कुमार एलानी जी, कि जो इन लोगों ने पूरे उल्लासनगर शहर को डेवलप होते हुए देखा है। इन्होंने जीरो से चीज़ों को ऊपर उठाया है काफ़ी समय से। फिर केडीएमसी में चला जाऊंगा तो माननीय रविंद्र चौहान सर बहुत खुद जीरो से उठे हुए हैं और बहुत बेहतरीन काम करते हैं। और वहाँ पे तो आमदार हैं वो, और मंत्री भी रहे हैं, पालक मंत्री। फिर अभी व्यक्तिगत पता नहीं क्या वो जगह क्यों पालक मंत्री की। उल्लासनगर से काफ़ी जुड़ाव है उनका। हाँ, उल्लासनगर से जुड़ाव है उनका। रविंद्र चौहान जी हैं, और यहाँ पे गुलाब राव करंजोले जी हैं। बहुत सारी उनके अंदर क्षमताएं हैं। मैं किसी पक्ष या पॉलिटिक्स को देखते हुए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं निष्पक्ष होकर मेरी राय रख रहा हूँ। ये सब बहुत ग्रेट लोग हैं, और अगर इनकी जो क्षमताएं हैं अगर ये नई पीढ़ी में पिरो सकें और कुछ और भी बेटर दे सकें तो इनसे अभी भी उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि ये बड़े हो गए हैं, लेजेंड हो गए हैं, तो इनको रिटायर होकर घर में बैठ जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। सचिन तेंदुलकर को आप रिटायर नहीं कर सकते, सुनील गावस्कर को आप रिटायर नहीं कर सकते, कपिल देव को आप रिटायर नहीं कर सकते। they are legends। उनका अनुभव जो है वो आपको विनिंग करवा देगा, आप उनको कैसे रिटायर करके बिठा सकते हैं। सर आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में जितेंद्र अवार्ड जी का स्टेटमेंट, एक प्रोग्राम में उन्होंने जो सिद्धियों के खिलाफ स्टेटमेंट दिया या मॉर्फिंग हुई, वो एक बहुत बड़ी गलती थी। तो इस स्टेटमेंट के बाद जो भी हुआ उस चीज़ को आप क्या कहते हैं, और उनके स्टेटमेंट के बारे में क्या कहते हैं? अब जो जितेंद्र अवार्ड साहब ने जो कहा, क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बड़ा लीडर होता है तो उसको सार्वजनिक मंच पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारे कहने से किसी की भावनाएं आहत ना हो। जी। मैं खुद जब रास्ते पर उतरता हूँ तो इतनी खतरनाक, यहाँ पे तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से इलेक्शन की कैंपेनिंग चलती है, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पे कभी भी आप मुझे किसी को भी मुझे बुरा व्यवहार करते हुए नहीं देखेंगे। तो मंच पे जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, जितेंद्र अवार्ड इतने पुराने लीडर हैं,
इतने क्या बोलते हैं, उल्लासनगर ऐसा भी नहीं उल्लासनगर को जानते नहीं, कम्युनिटी को जानते नहीं, बहुत गहरे से जानते हैं। गहरे से जानते हैं। तो अब बाद में वो बोले कि मॉर्फ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़े जो मंच हैं और बड़े व्यक्तित्व हैं उनकी तरफ लोग बड़ी आशा से देखते हैं। बिल्कुल। तो वो ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कम्युनिटी के लिए हमारे मुंह से ऐसे शब्द ना निकलें जो किसी को आहत करें। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मल ज़िंदगी में भी ना निकले जो किसी को आहत करें। फिर कम्युनिटी को आहत करने वाले शब्द होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत जीरो से उठी हुई कम्युनिटी है, कुछ नहीं थी, सब कुछ खो के आए, भगवान झूलेलाल की जोत साथ में लाए, बड़ी मेहनत से उठे हैं। कोई भी कुछ कहता है तो बवंडर बहुत ज़ोर से हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी मेरे मन को कष्ट देती है चंदन जी, कि इसमें भी राजनीति हो जाती है। अब जिस प्रकार से कम्युनिटी के खिलाफ बोले, बहुत बड़े उन्होंने बोल दिया कि भाई जो भी उन्होंने अपशब्द कहे थे, तो कम्युनिटी के खिलाफ बोले कहे तो कई बार उसमें चीज़ों में भी लोग राजनीति ले आते हैं चंदन जी। सर वही हुआ था, क्योंकि उसमें भी राजनीति ले आते हैं कि लोगों ने यहाँ से लेके नागपुर तक में उसके खिलाफ, बिल्कुल कम्युनिटी के खिलाफ कहा है। तो सबको व्यक्तिगत तौर पे अधिकार है, हम जिस संविधान में रहते हैं हर व्यक्ति को अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, लेकिन एक ही चीज़ के दो स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। उसी मंच पे जब पप्पू कालानी जैसे एक ग्रेट लीडर को आतंकवादी जैसा शब्द कहा गया, तो उस वक्त वो उससे सब लोगों ने पलड़ा झाड़ लिया। उस वक्त क्यों नहीं यहाँ से नागपुर तक मोर्चे निकले, यहाँ से मुंबई तक मोर्चे निकले, इतनी ज़्यादा बैनरबाजी, पोस्टरबाजी, इतना सब कवरेज क्यों? क्योंकि क्या वो सिंधी कम्युनिटी के नायक नहीं है? सिंधी कम्युनिटी के सबसे बड़े लीडर्स में से एक हैं वो। तो जब उनके लिए वर्ड कहा और वो ये वर्ड कहा तो सबने अपना पत्ता झाड़ लिया। भाई वो उनका मंच था, वो उसका व्यक्तिगत बात थी, वो उसकी व्यक्तिगत बात थी, वो उसकी व्यक्तिगत बात थी। अरे भाई, सार्वजनिक मंच से व्यक्तिगत बात कैसे हो सकती है? सर खैर ये तो एक पुरानी आदत है कि मुद्दों को अपने धारा और प्रवाह के हिसाब से मोड़ना यहाँ की पुरानी आदत है। इस बात से तो शायद आप गुरेज नहीं रखेंगे। लेकिन उससे क्या होता है चंदन जी कि कम्युनिटी उसकी कीमत चुकाती है, हमारी आपसी यूनिटी टूट जाती है। सर वही तो हो रहा है, बिल्कुल। हमारी आपसी यूनिटी टूट के दो टुकड़े हो जाती है। जो सच है वो सबके लिए सच रखें, जो झूठ है वो सबके लिए झूठ रखें। सर ये तो बात थी जितेंद्र अवार्ड राज्य मंत्री के लिए। पिछले 6-8 महीने में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी जिन्हें 2 बहुत बड़े महकमे दिए हुए हैं, वे उल्लासनगर आए, यहाँ पे सभाएं उन्होंने रखी, पत्रकार वार्ताएं भी रखी। उल्लासनगर शहर में अगर कोई आता है तो उल्लासनगर की बात होनी चाहिए, फिर वो चाहे कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो। अनुराग जी आए, भले उनका पोर्टफोलियो एक सेंट्रल मिनिस्टर का है, पर क्या आपको नहीं लगता कि अगर कोई मंत्री हमारे शहर में आया है तो हमारे शहर की कुछ तो बात होनी चाहिए? ये उत्तरदायित्व किसका था अगर बात नहीं हुई है तो? अब कैसे होता है कि जब आप फोटो खिंचवाने में लगे रहें, अब बोले अमिताभ बच्चन आ गए, तो हमारी कोशिश होनी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए सर उल्लासनगर के लिए डॉक्यूमेंट्री बन रही है, आपकी आवाज़ अगर उसमें आ जाए तो हमारा भाग्य होगा सर, सिंधी कम्युनिटी का भाग्य होगा सर कि उनकी डॉक्यूमेंट्री को आपकी आवाज़ मिले। अब खिंचे हम लगे हैं अमिताभ बच्चन के साथ फोटो खिंचवाने। बोले सर ये डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ डलवाने वाली बात कौन अमिताभ जी को कहेगा? वही लोग कहेंगे जिन्होंने मंगाया है, कि जनता कहेगी या पत्रकार कहेंगे? जो शहर से प्यार करते हैं वो कहेंगे, जो इस शहर को जीते हैं वो कहेंगे, जिनका जन्म इस शहर में हुआ वो कहेंगे। और जब अनुराग ठाकुर जी जैसे बड़े डैशिंग है, डायनामिक है, सूचना प्रसारण मंत्रालय उनके हाथ में है, खेल मंत्रालय उनके हाथ में है, और प्रेजेंटेशन की मैं बात करता हूँ तो जैसे यहाँ सब मतलब बहुत सारी बातें थी जो उनको रखी जा सकती। हो सकता है कोई मुझसे बोले कि अरे भाई अनुराग जी वो तो उनका मंत्रालय नहीं, हम उस पर वो बात कैसे करते? नहीं, वो एक मंच था, वो इतने बड़े व्यक्तित्व आए थे वहाँ पे, वो एक बड़ा मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर को बोल सकता है जी। पूर्व में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने, जो किसी ना किसी 855 का मुद्दा लीजिए या कोई भी मुद्दा लीजिए, जो किसी की गवर्नमेंट होके किसी के लिए गए और अपना काम उल्लासनगर के लिए करवा के आए। एक दिलासा तो मिल ही जाता, एक दिलासा मिल जाता था। तो उनसे बात करके कि सर ये करके कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी शहर के लिए निकालते लेते कि भाई वो समुंदर चल के आया था तो उसमें से अपन मोती तो निकाल लेते शहर के लिए। बिल्कुल। तो वो मोती नहीं निकाले, वो सब फोटो खिंचा लिए, बोले बहुत बढ़िया काम हो गया। अच्छा, ये और यही अनुराग ठाकुर साहब जब अमरनाथ में आए थे तो मुझे खुद वहाँ पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने जो अमरनाथ में गुलाबराव करंजुले सर जो हैं, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी
कि अनुराग जी उनको अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं, तो वहाँ पे पिक्चर बहुत अलग था। वो लोग फोटो खिंचाने के लिए आगे नहीं थे। वो लोगों ने तो मुझे बोला कि जो सीडीटीपी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वो आप उनको सर को बताइए। ओके। वो तो मैंने बोला सर वो आप अगर आएंगे तो बोले नहीं नहीं हमारी क्या ज़रूरत है, सीडीटीपी की स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं, टीचर सिखा रहे हैं, इनकी जो हेड है वो रोजलिन फर्नांडिस है, उनको आगे कीजिए, आप इंट्रोड दीजिए और वो डायरेक्ट उनको बच्चों को उनसे बात करने दीजिए। वो उस फोटो सेशन में थे नहीं, उल्टा उनका बेटे जो हैं विश्वजीत गुलाब ये अभिजीत करंजुले जो हैं एकदम यंगेस्ट है, वो तो कुर्सी दे रहे थे कि अनुराग जी ये कुर्सी ले लीजिए, ये तिलक लगाने के लिए कुर्सी कम पड़ रही तो ये कुर्सी ले लीजिए, ये चीज़ें ले लीजिए। वो खुद पिक्चर के बाहर रह के वो लोग वर्किंग में थे। और जो हम लोग जो मतलब वो चाहते तो बोलते अरे बाहर खड़े हो जाओ, तो हम लोग को मैंने उसमें खड़ा कर दिया था। तो ये सीखने वाली बात है ना सर। आयोजकों में ये फर्क आपको महसूस हुआ? आयोजकों में मुझे सामने ये फर्क महसूस हुआ। शाम तक अगले दिन दोनों तस्वीरें मेरे पास आई, तो एक वो उनको बता रहे थे कि क्या उनके लिए शहर की उन्होंने कुछ व्यक्तिगत बातें करी वहाँ से, कि वहाँ से मतलब उन्होंने अपने मुद्दे दिल्ली तक पहुँचा दिए उनके थ्रू। यानी एक इतने बड़े पोर्टफोलियो का मिनिस्टर अगर यहाँ पे आता है तो अपने शहर की बात हम उनके जहन में पहुँचा कर ऊपर लेवल तक किस तरीके से पहुँचाएं। इट इज़ एन आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट इज़ एन स्किल। तो वो स्किल यहाँ पे न दिखी, न उसका कहीं पे आपको वापर दिखा। अब जो उसमें एक प्रोटोकॉल की बात आती है कि वो मिनिस्टर जिस मुद्दे की से यहाँ पर आ रहे हैं तो उस मुद्दे को तो पहले वो सुनेंगे जी, लेकिन उसके बाद में जो अपने मुद्दे हैं उनके मंत्रालय से जुड़े हुए मुद्दे हैं जी, खेल मंत्रालय से जुड़े हुए मुद्दे सर हैं, खेल मंत्रालय। सूचना सर प्रसारण ये से यहाँ पे आपने बात छेड़ी दी तो मैं आपको हाँ। एक चीज़ बताऊं कि खेल मंत्रालय से जुड़े हुए मंत्री से आप जब एक खेल के मैदान को पार्किंग लॉट में तब्दील करने की मांग करते हो तो यहाँ पे राजनीतिक दिवालियापन ही आपका नजर आ रहा है, विजन का भाव। और ये मांग की गई है सर, इन पब्लिक व्यू ये मांग की गई है एक नेता ये द्वारा। विजन का भाव है। आज बच्चों में खेल के मैदान नहीं होंगे तो उनके लंग्स काम करना बंद कर देंगे। जो सिगरेट नहीं पीते, कोई भी विद्यावान व्यक्ति जो देख रहा होगा वो जानता है कि भाई रोज़ जो सिगरेट, मैं कभी सिगरेट नहीं पीता, मैं मांसाहार नहीं करता, मैं शराब का भी सेवन नहीं करता हूँ, तो फिर भी मैं डेली 15 से 20 सिगरेट पी रहा हूँ। आप बोलेंगे अनुराग जी एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप सिगरेट नहीं पीते, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप 15 से 20 सिगरेट डेली पी रहे हैं, पैसिव स्मोकिंग कर रहे हो। हाँ, तो वो भैया जो ये जो पॉल्यूशन जो है, बिल्कुल, ये जो डीजल और पेट्रोल और ये जो धुएं रास्ते पे छूटे पड़े हैं, ये जो सारा माहौल बिगड़ा हुआ है, धरती की ओजोन परत अंतरिक्ष में जाके बिगड़ गई है। तो मैं तो धरती के बीच में धरती का बेटा हूँ, तो वो मेरी सांसों से जो मैं गंध लूँगा उससे मेरे लंग्स नहीं प्रभावित होंगे। इनको बचाने के लिए वो ग्राउंड ज़रूरी नहीं है। सर हमारे शहर के उल्टा जो गिफ्टेड ग्रीन जोन्स हैं, कई सारे मैदान हैं, उन्हें सीमेंटीकरण करके कुछ जो संस्थाएं हैं उन्हें बांट दिया जाता है और बाद में ये अंडर डिस्गाइज ऑफ डेवलपमेंट ग्रीन जोन्स को ख़त्म करने की कवायद शुरू है सर। और दुखद बात है कि इस मामले में ना ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करता है, ना ही जनता जागरूक हो रही है। सर इसमें बात ऐसी है कि जब आप भवन निर्माण की तरफ जाते हैं, वो आज की पार्किंग जोन कल का भवन निर्माण हो जाता है। वो गोल मैदान की जगह अरबों रुपए का प्रोजेक्ट दिखता है लोगों को। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, चाहते सभी हैं शहर को, लेकिन लालच को कम किया जाए। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, उसमें आनंद लेके शहर वासियों का इतना भला किया जाए कि वो आपके जाने के उपरांत भी 100-100 साल जिए सब, उसके उपरांत भी लोग बोलें अरे भाई वो हमारे लीडर थे, वो हमारे लिए जो कर गए, उनकी आंखों में आंसू आना चाहिए, वो आपका काम रहेगा। तो दोस्तों, एक बड़े ही सीनियर वक्ता और एक तरह से एंकरिंग में मेरे गुरु भी रहे हैं श्री अनुराग आचार्य जी। तो मेरे लिए आज कुछ ज़्यादा बोलने का तो मुझे मौका ही नहीं था। अनुराग आचार्य जी खुद में एक बहुत बड़े थीसिस हैं एंकरिंग के मामले में और वक्ता और बोलने के मामले में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि उल्लासनगर से एक डोंबिवली का बंदा पिछले 25 साल से उल्लासनगर में आता है और वहाँ के लोगों के साथ में इतने प्रेम भाव से रहता है, उनके काम करता है, उस वहाँ की मिट्टी से इतना जुड़ा हुआ है। तो लोग दोस्तों, जब बाहर का कोई एक व्यक्ति यहाँ की मिट्टी में शामिल होके यहीं का होकर रह के खुद इतनी अच्छी भावनाएं यहाँ के शहर के लिए रखता है, तो हम तो यहाँ के वासी हैं दोस्तों।
शायद अनुराग जी के जो वक्तव्य हैं, जो इनकी अच्छी बातें हैं, जो इनका ज्ञान है, वो आपने सुना भी और गहराई से महसूस भी किया होगा। तो दोस्तों, एपिसोड के आखिर में मेरी भी आप सभी से यही एक इल्तिजा है कि अनुराग आचार्य जी की जो भावनाएं हैं, आप भी उल्लासनगर के शहरी होने के नाते खुद में अवतरित कीजिए और उल्लासनगर को एक सक्षम और बाकायदा एक उल्लास लाने वाला शहर बनाइए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते।